हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रेट राजस्थान चाइल्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो बच्चों बिल्कुल भी मिस ना करें और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आप लोगों के सामने है, जो कि आपके बाल विकास से है, रेट राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इससे पहले कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सहयोग करें। चलिए चलते हैं बिना समय का गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और आंसर करेंगे। तो चलिए रीड करेंगे क्वेश्चन को। यस, सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर करेंगे सभी लोग। यस, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो भी गए हैं। भाई दो व्यक्तियों पूछ रहा है, एक व्यक्ति में एक समय, कोई एक व्यक्ति है, उसमें एक ही समय पे दो इच्छाएं जागृत हुई हैं। एक ही समय पे दो इच्छाएं जागृत हुई हैं और दोनों इच्छाएं उसको इम्पोर्टेंट लग रही है कि ये करें कि ये करें। तो उस समय उस मनुष्य के मन में जो पैदा होगा वो क्या होगा? तो द्वंद्व की भावना पैदा हो गई है कि भाई द्वंद्व में फंस गया वो कि हम ये करें या ये करें। यस, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। और जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में ही आ गया होगा, क्वेश्चन ए का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने। रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? रेमंड केटल द्वारा जो व्यक्तित्व के कारक दिए गए थे वह कितने दिए गए थे? 5, 14, 16, 8। आंसर करेंगे सही बच्चे। यस, वेरी गुड। जैसा कि आप लोगों को पता ही है यस कि रेमंड केटल द्वारा व्यक्तित्व के कारक दिए गए थे, बट कितने दिए गए थे यहाँ पे ये पूछा गया है। यहाँ हम लोग दो क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रेमंड केटल द्वारा किसके द्वारा व्यक्तित्व के कारक प्रस्तावित किए गए थे? रेमंड केटल के द्वारा भी प्रस्तावित किए गए थे और कितने किए गए थे? यस, वेरी गुड, सही आंसर दिया बच्चे आपने। आपका सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। 16 कारक दिए गए थे रेमंड केटल द्वारा। रेमंड केटल ने 16 कारक प्रस्तावित किए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और सेशन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। रैट RET रैट राजस्थान टेट की बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाई NCF 2005 की जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा मल्होत्रा होगा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बड़े ही जोरदार आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों के द्वारा आंसर। यस, 2005 NCP राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके यशपाल जी थे, प्रोफेसर यशपाल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों आप लोगों ने। प्रोफेसर यशपाल जी राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे NCF 2005। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से रीड करेंगे और आंसर करेंगे। RTI अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? RTI
RTI अधिनियम 2009 जो बनाया गया था तो उसमें किस समूह के बालकों को शामिल किया गया था, ये पूछ रहा है। तो आपका 5 से 12 वर्ष के बालक, 12 से 18 वर्ष और 7 से 15 वर्ष और 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों के, और बड़े ही जोरदार आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों द्वारा सही आंसर दिए जा रहे हैं। फिर भी एक अच्छा प्रयास आप लोगों के द्वारा। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि RTI अधिनियम 2009 में कहा गया है कि बालकों का समूह किन बालकों की बात की गई है, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए NCF RTI अधिनियम 2009 में कुछ शर्तें और लागू की गई थी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ हम आपके सामने हैं। रेट बाल विकास की सीरीज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, नहीं है पूछा गया है, अभिप्रेरक नहीं है, दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और इसको आप लोग चाहें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रृंखला में रख सकते हैं। वैसे तो सभी क्वेश्चन को मोस्ट ही रखा जाता है सीरीज में, और फिर भी कुछ अति महत्वपूर्ण होते हैं तो उनके लिए हम आपको बता दिए जाते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यस वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। उपलब्धि, भूख, प्यास और नींद। तो यहाँ पे आपको बता दें अभिप्रेरक में आपके बालक के अंदर जन्मजात जो प्रेरणा होती है, जन्मजात जो प्रेरक होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। जैसे बच्चे को भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, रोना, है ना, हंसना और इत्यादि चीज़ें जो जन्मजात होती हैं, जो बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती हैं, बच्चा स्वयं से ही सीखता है, वो होते हैं आपके अभिप्रेरक। यहाँ पर उपलब्धि, हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो यह अभिप्रेरक नहीं है, यह बाह्य प्रेरक के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए उपलब्धि, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से रीड करेंगे। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम के सिद्धांत दिए थे, तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है इसमें। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत ये आपका जीन पियाजे का है। शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का है। अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत, ठीक है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये आपके सामने रहे ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी होगा। बहुत बढ़िया। अधिगम आपका प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। उपचारात्मक शिक्षण, भाई किसी प्रकार से किसी और बच्चों को जिनकी सीखने की गति क्या होती है, बहुत लो होती है, कह सकते हैं बहुत धीमी गति से सीखते हैं, तो उनको उपचारात्मक शिक्षा दी जाती है। उनको खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। उनको सिखाया जाता है कि इनको कैसे सिखाना पड़े। तो वह कौन से बालकों के लिए होती है। तेज़ी से सीखने वाले बालकों के लिए, धीमी गति से सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, रचनात्मकता से सीखने वाले बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया, यस वेरी गुड, धीमे सीखने वाले बालकों के लिए। धीमी गति से जो बालक सीखते हैं
बहुत धीमी गति से जो बालक सीखते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग है जो वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है? ADHD, फेनी फेनेल फेनिलकीटोन्यूरिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, पार्किंसंस और HIV एड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यस, वेरी गुड। ये आपका जो फेनिलकीटोन्यूरिया है ये आपका जन्मजात वंशानुगत होता है, एक वंश से दूसरे वंश में पहुंचता है ये आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, वेरी गुड, आप लोगों के द्वारा एक अच्छा प्रयास, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया। निश्चित तौर पे अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, और आप लोगों का अध्ययन प्रैक्टिस सेट के जरिए ही आप लोगों से मालूम चलता है कि आप कितने पानी में हैं। प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने, और बहुत ही शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके सामने जो रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है RTI अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए, यह अनुपात रखा गया है। RTI अधिनियम 2009 के अनुसार पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए में 25:1, 35:1, 40:1, 30:1। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बहुत ही शानदार और मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला में रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। यस, वेरी गुड। तो आप लोगों को बता दें कि विद्यार्थी अध्यापक, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी पर एक अध्यापक का रेशियो रखा गया था RTI अधिनियम 2009 के अनुसार। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बस सफलता आप लोगों से अब दूर नहीं। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी आंसर इज द राइट आंसर। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? इनमें से बताएं आप कि कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। भाटिया बैटरी, रोरसा परीक्षण, WAIS परीक्षण, रेवन का SPM परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? निष्पादन परीक्षण है। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड, सही आंसर दिया आप लोगों ने। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का निष्पादन परीक्षण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने, सिगमंड फ्रायड ने, कार्ल रोजर्स ने, जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड। तो आप लोगों को पता है जैसा कि बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा आ रहे हैं, और भी सभी बच्चे बताएं। यस यस, बिल्कुल लगातार सही आंसर आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सिगमंड फ्रायड जी द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। चलते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। अनुवांशिकी के जनक कौन है? भाई किसने बताया था कि अनुवांशिकी क्या है?
अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल, थॉमस हर्श मॉर्गन, जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे एस। वेरी गुड। और आप लोग कमेंट करके बताएं अनुवांशिकी के जनक कौन है और अनुवांशिकी के जनक जो थे उन्होंने किस पे प्रयोग किया था। यस, वेरी गुड। यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल भी सही आंसर दिया है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल जी हैं। ग्रेगर मेंडल जी है जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था ग्रेगर मेंडल जी के द्वारा। अनुवांशिकी के जनक किसको माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। TAT, SCT, ड्रॉ ए मैन, MMPI। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि प्रक्षेपीय परीक्षण TAT होता है, SCT होता है, ड्रॉ ए मैन के द्वारा प्रक्षेपीय परीक्षण होता है, MMPI ये आपका परीक्षण नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें एक बार। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, एक बुद्धि का, द्विबुद्धि का, त्रिबुद्धि का और बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये सिद्धांत थे आपके। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर ने, जीन पियाजे ने, डेविड वेसलर ने, एरिक एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करें। जितने भी सिद्धांत हैं आपके, अधिकतम सिद्धांत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, हमने आपकी सिद्धांत वाली क्लासेज में पूरे दिए हैं। उनको आप लोग नोटपैड पर नोट कर लें और उनको लर्न कर लें, बिल्कुल से याद कर लें। निश्चित तौर पे यहाँ से 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिद्धांत से। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करें प्यारे बच्चों। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोगों को बता दें, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो बाल विकास के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना और तर्क। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो बाल्यावस्था के दौरान मतलब बाल्यावस्था के समय सीखने की संबंधित नहीं है? प्रतिबिंबम बच्चा सीखता है, कल्पना बच्चा करता है बाल्यावस्था के समय पे, तर्क वितर्क करता है। कोई भी आप चीज़ कहेंगे वो कहेंगे ऐसा कैसे, क्यों उस वो बच्चे के अंदर अनेक प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं। तर्क वितर्क वो करता है, लेकिन पूर्व अनुभव उसके पास कोई नहीं होता है। तो बाल्यावस्था में पूर्व अनुभव संबंधित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे फिर आंसर करेंगे। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल होती है कहलाता है। भाई, लिखने की अक्षमता सीधा है। एक अधिगम विकलांगता कौन सी है कि जो जिसमें लिखने में कठिनाई शामिल होती है, क्या कहलाती है? भाई, लिखने में अक्षमता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। देखो, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी,
तो ये आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला में ये तीनों चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, लिख के बनाते हैं। तो आपके लिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप डिस्ग्राफिया में रखेंगे। लिखने की अक्षमता या लिखावट में अक्षमता, लिखने में कठिनाई डिस्ग्राफिया का विकलांगता के रूप में रखा जाता है। अधगम की विकलांगता डिस्ग्राफिया के रूप में लिखावट संबंधी रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और चलते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे से रीड करें। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। भाई अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हैस आइसेक के द्वारा, आरवी कैटल के द्वारा, गॉर्डन अल्फोर्ड के द्वारा, कॉल रोजर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। तो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्तित्व का लक्षण जो दिया हुआ था, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्तित्व का जो लक्षण दिया था हैंस के द्वारा दिया गया था और इन्हीं का नाम है हैंस आइसेक। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हैंस आइसेक मतलब यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हैंस आइसेक के द्वारा अंतर्मुखता और बाह्यमुखता का व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और आप लोगों के द्वारा एक अच्छा प्रयास। और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा सेशन का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। निम्न परिस्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थिति है जिसमें समायोजन को बढ़ावा दिया जाता है। तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विकार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे। यस वेरी गुड, आप लोगों के आंसर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ऐसी कौन सी स्थिति है निम्न में से जो समायोजन को बढ़ावा देती है। यस वेरी गुड, यस क्वेश्चन नंबर 18। तो आप लोगों को बता दें कि न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त यह आपके समायोजन को बढ़ावा देती है। जब बच्चा समाज के साथ या व्यक्ति के साथ या घर में या मित्रों के साथ समायोजन करता है तो उसको एक भय होता है कि हम ऐसी एक्टिविटी करने से हमारा मित्र हमसे दूर ना हो जाए और चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका जो मित्र होगा तो उसमें वह उलझा रहेगा और अपनी चिंता से मुक्त हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोटिक भय कि भाई बिछड़ने का भय रहता है बालक के अंदर, इसलिए वो समायोजन को बढ़ावा देता है। न्यूरोटिक भाई जब बच्चे को बिछड़ने का डर रहता है तो वह अपने आप को समायोजित करके रखता है कि भाई किसी को ऐसा काम ना हो जाए हमारे द्वारा, किसी को कोई क्षति पहुँचे या हमारे दोस्त को बुरा लगे। न्यूरोटिक भय हो गया और चिंता से मुक्त हो जाता है वह। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 19 बाल विकास आप लोगों के सामने है। आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं रैट बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट करके बताएं सेशन कैसा लगा आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से रीड करेंगे। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिव्यक्ति में, गतिवाही योग्यता में, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। तो आप लोगों को जैसा कि पता है यस आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं आप लोगों के। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में भी पाए जाते हैं, अभिव्यक्ति में भी पाए जाते हैं, गतिवाही योग्यता में पाए जाते हैं। ये सभी यस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें प्यारे बच्चों। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत
का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए यस, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। स्पीयरमैन, सभी लोगों ने स्पीयरमैन बताया, इधर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पीयरमैन के द्वारा सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय दिया किसने विकसित किया? विनय ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए यस, वेरी गुड। तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया आपके टर्मन ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। यस, वेरी गुड, टर्मन जी के द्वारा बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित या प्रतिपादित किया गया था। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? भाई किसी में चिंतन प्रारंभ होना चाहिए तो उसमें क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए भाई चिंतन, देखिए पूर्व अनुभव से कोई चिंतन का मतलब नहीं है, भाषा से कोई चिंतन का मतलब नहीं है, तर्क वितर्क से कोई चिंतन का मतलब नहीं है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या। भाई जब कोई समस्या होगी तब तो हम उस पर चिंतन करेंगे। कोई समस्या होगी तभी तो हम उस चीज़ पे चिंतन करेंगे, उसकी बात करेंगे, बार बार उस कुछ ना कुछ उसमें खोजेंगे। यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब किसी समस्या में उलझ जाते हैं, किसी समस्या में डूब जाते हैं, तब वो चिंतन प्रारंभ करते हैं। और यही चिंतन प्रारंभ करने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 जो है वो किस पे बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी पर। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। तो देखो कोई भी एनसीएफ या कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रटने पर तो बल नहीं देती है, रटने पर तो कभी बल देती नहीं है। प्रोत्साहन और रटने पर बल एनसीएफ नहीं देता है, कतई नहीं देता है। तो आपको क्या है, 2005 में बल देता है। और हमने आप लोगों को देखा है और आप लोगों ने भी कई बुकों में देखा होगा कि एनसीएफ 2005 बल देता है करके आओ करके सीखे, आओ करके सीखे, सुना होगा आप लोगों ने। और एनसीईआरटी की जो भी बुक्स आती है उनमें एक टॉपिक्स रहता है हर लेसन में, आओ करके सीखे, वही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। चलिए सेशन के क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। भाई कौन सी किस बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए जो कि आपके साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखती हैं? तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी आपको ये बताना है। 24 में 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में से इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। तो आप लोगों को जैसा कि इसमें दिख भी रहा होगा कि सबसे कम पूछी गई है और न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप लोग जैसा कि समझ चुके होंगे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70 से कम बुद्धि लब्धि बालकों को मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को कहाँ रखा जाता है? मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है?
क्या पूछा गया? नहीं है। इसको विशेष कर देखना है, नहीं है, नहीं है कहा गया है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों की। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया और अधिकतम बच्चों का सही प्रयास। शिक्षण अनुभव, शिक्षण अनुभव, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शिक्षण अनुभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? भाई वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टीनी, इनमें से कोई नहीं। 26, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करें। तो आप लोगों को पता है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह रॉस महोदय जी का कथन है। किसने कहा था? रॉस महोदय जी का कथन था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर? कौन सी आयु पर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? 7 वर्ष की में, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करें। यस, वेरी गुड। तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास आपके 11 वर्ष की आयु में होता है। कब होता है? 11 वर्ष की आयु में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंडुस, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो स्नायुमंडल भी शारीरिक विकास है, मांसपेशियों में वृद्धि होना ये भी शारीरिक विकास है, और एंडोक्राइन ग्लैंडस ये भी आपका शारीरिक विकास है, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऐसा कौन सा है इसमें जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए निम्न में से कौन सा? देखिए, वंशानुगत में समानता आती है, भिन्नता भी हो सकती है, प्रत्यागमन भी हो सकता है, अभिप्रेरणा नहीं होती है। अभिप्रेरणा जन्मजात प्रेरक नहीं हो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 की हो जो कि आपका लास्ट है। और एक बार फिर हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं चैनल पर जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें सहयोग और सपोर्ट करें। मात्र 30 मिनट में आप लोगों की सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। और ये 30 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं बाल विकास रैट के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपके लिए। आने वाले एग्जाम में इस श्रृंखला से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा प्रयास आप लोगों के द्वारा ही। और क्वेश्चन नंबर 30 को रीड करेंगे। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। पारंपरिक अनुकूलन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे एक अगली सीरीज में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय। सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।